नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अमित शाह जी ने सारे संशय खत्म कर दिए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जो चल रहे थे। लंबे समय से विवाद चल रहा था और अमित शाह के दौरे से कई चीजें क्लियर हो गई योगी जी के भविष्य को लेकर। लेकिन अमित शाह ने क्यों ऐसा कहा, इस पर हम विमर्श करते हैं। और मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मतलब बीजेपी के 1-2 नेताओं ने मुझसे कहा कि आप अमित शाह जी के दौरे के इस तरह के तर्क निकाल रहे हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम लोग पत्रकार हैं। राजनीतिक जो उठापटक होती है, जो राजनीतिक बातें होती है, उनकी समीक्षा करना किसी भी पत्रकार का काम होता है। सत्ता की चाकरी करना पत्रकार का काम नहीं होता है। और जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तो मुझे सिखाया गया था कि सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है, सरकार जो छुपाती है वो खबर होती है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो पिछली सरकार हो, चाहे वो ये सरकार हो, मेरी मजबूरी है कि मैं सत्ता की चमचागिरी नहीं कर सकता। सच दिखाने की एक जुनून है ना, वो मेरे अंदर रहता है। उसका कारण ये है कि सरकार तरह तरह की जांचें कराती है, परेशान करती है, आर्थिक स्रोत बंद करती है। मुझे उसकी चिंता नहीं रहती, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे 100 देशों से ज़्यादा देशों में मेरा चैनल देखा जा रहा है। आप सब मुझे प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं बात शुरू करूं उससे पहले छोटा सा अनुरोध आपसे। ये डिस्प्ले में आपके एक नंबर आ रहा होगा, ये व्हाट्सएप नंबर है। जिन लोगों ने मुझे पहले सहयोग किया था, मैं उनसे अनुरोध करूंगा इस व्हाट्सएप नंबर पर वो मुझे कृपया अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर जरूर भेज दें, जिससे मैं उनसे संपर्क करूं। और आप सभी से अनुरोध करता हूं, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप मुझे कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, जिससे मैं बेखौफ होकर बिना सरकार के दबाव में आए सच कह सकूं, तो इस नंबर में मुझे मैसेज करिए। मैं आपसे संपर्क करूंगा और मैं आपसे सहयोग मांगूंगा और आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा। बात शुरू करता हूं अमित शाह के दौरे को लेकर। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के संबंध पिछले लंबे समय से खराब थे, इसमें किसी को शक नहीं है और मुझे तो बिल्कुल शक नहीं है। मेरे दिल्ली के सूत्र, मेरे लखनऊ के सूत्र, मेरे संघ के सूत्र बताते थे कि कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच एक लाइन खींच दी है। एक अफसर की तैनाती को लेकर बात की और अमित शाह के दफ्तर ने कहा कि साहब बात नहीं करते इस मामले में, उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य में हो तो आप बताइए। मेरे एक मित्र ने मुझे ये जानकारी दी। वही अमित शाह आज आते हैं और जब पूरे अटकलों को विराम लगाते हैं वो कि उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा, किसका चेहरा होगा। एक लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है कि अगर योगी आदित्यनाथ को खड़ा कर देंगे, चेहरा आगे कर देंगे, तो गांव में पिछड़ी जातियों को संदेश गलत चला जाएगा। दरअसल 2017 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ पोस्टरों पे नहीं थे, बैनर में नहीं थे। और बैनर में जो थे वो मोदी जी थे, अमित शाह जी थे और केशव मौर्य थे। लेकिन चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ बने और उन्होंने अपनी हिंदुत्व वाली ब्रांड इमेज से अपने आप का कद बहुत बड़ा कर लिया। लेकिन बड़ी सवाल यह आ रही थी कि गांव गांव में संदेशे चले गए थे कि सरकार ऊंची जातियों की है, खासतौर से पंडितों की है, ठाकुरों की है, बनियों की है। तो इस बीच में अगर एक क्षत्रिय समाज से आए हुए योगी आदित्यनाथ को चेहरा बनाते हैं तो पिछड़ी जातियों में गलत संदेशा जाएगा, ऐसी पूरी भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी। इस बीच में अमित शाह जी की टीम ने यह मालूम करने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश का तापमान कैसा है, उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसी है। मैंने 1 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया पिछले दिनों में और मेरी टीम रोज एक गांव में जाती है, लोगों से संवाद करती है। एक संदेशा बिल्कुल साफ है, गांव में पिछड़ी जातियों में विभाजन है। 2017 में पिछड़ी जातियां जिस प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी वो नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बैकवर्ड वोटों में बहुत जबरदस्त पॉलिटिक्स की है। ओपी राजभर, रामअचल राजभर, लालजी, इस तरह के तमाम लोगों का यहाँ पे आ जाना एक संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं लंबा डेंट पड़ गया है बैकवर्ड वोटों में और समाजवादी पार्टी की बैकवर्ड पॉलिटिक्स उभर कर आ रही है। तो ऐसे में जब मुझे पता चला कि एक केंद्रीय नेतृत्व ने एक सर्वे कराया, मेरे जानकारी में आया कि एक सर्वे हुआ और सर्वे में ये बात साफ हुई कि पिछड़ी जातियों का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। दूसरा मुद्दा था कि क्या विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाए। कुछ महीने पहले तक लगातार विकास के नाम गिनाए जाते थे, पूरी दिल्ली भर गई थी। दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में बोर्ड लग गए थे, होर्डिंग लग गए थे। करोड़ों रुपए खर्च कर डाले सरकार ने ये कहने में कि हम है नंबर 1, हमारा हर काम है नंबर 1।
लेकिन जब हकीकत में विकास के दावों की कली खुलनी शुरू हुई तो एक के बाद एक तस्वीर सामने होने लगी कि अगर विकास के नाम पर जाएंगे तो मजाक उड़ जाएगी, क्योंकि विकास के नाम पर हकीकत में बहुत कम हुआ है, कागजों पर बहुत ज़्यादा हुआ है। गांव-गांव में इसकी तस्वीर दिखाई दे रही है। हालत इतनी खराब हो गई है कि प्रधानमंत्री तक से झूठ बोला गया। कुशीनगर में जब प्रधानमंत्री एयरपोर्ट का उद्घाटन कराने आए तो उनसे 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करा लिया गया, वर्चुअल उद्घाटन करा दिया गया। मतलब साफ था कि ये 9 मेडिकल कॉलेज शुरू हो गए हैं। हकीकत कहीं से जुदा थी। उसमें से कई मेडिकल कॉलेज ऐसे थे जिनकी दीवारों पे प्लास्टर तक नहीं हुआ था। फोटो जारी होने लगे, किसी के आगे जो हम लोग पहाड़ बोलते हैं, जो खरपच्ची वरपच्ची करके जिस पे प्लास्टर किया जाता है, वो बंधे हुए थे। कहीं प्लास्टर हो रहा था, कहीं पेंट हो रहा था। मतलब साफ था कि मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं हुए थे। तो बड़ा सवाल ये बात केंद्र नेतृत्व को समझ में आ गया था कि विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, जातियों के आधार पर भी चुनाव इस बार नहीं लड़ा जा सकता। तब ऐसे में सिर्फ एक सूरत बचती है कि धर्म के नाम पर यह चुनाव लड़ा जाए। संकेत दिया गया दिल्ली से यूपी दरबार को कि यह चुनाव धर्म के आधार पर लड़ा जाए, इसकी तैयारी करिए। आपको याद होगा लगभग एक हफ्ते पहले अचानक मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से कुछ ट्वीट हुए थे, लगातार ट्वीट हुए थे। उसमें कहा था, भूल मत जाना राम भक्तों पर गोली चलाने वाले कौन थे, मऊ का दंगा मत भूल जाना, इस तरह के इसी भाषा के ट्वीट थे। तो राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। लोग बात करने लगे कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है कि वो अपने ही प्रदेश के दंगों की याद दिला रहा हो। लोगों ने यह भी सवाल किया, 30-35 साल पुराने राम भक्तों पे गोली, अब इसका कहने का क्या मतलब है? लेकिन इसका कहने का क्या मतलब है, यह आज अमित शाह के भाषण से समझ में आया। अमित शाह जी के भाषण से पहले योगी आदित्यनाथ जी ने भाषण दिया और उन्होंने राम मंदिर का कई बार, 1 दर्जन से ज्यादा बार राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर का जिक्र किया। मतलब साफ था। उसके बाद अमित शाह है और अमित शाह ने भी राम मंदिर, धारा 370 ये संकेत दिए। मतलब साफ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि जो जातियों का गठजोड़ हो रहा है उसको धर्म के मुद्दे से ढकना है। मतलब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब 4 महीने बचे हैं, आपको बहुत भयंकर धार्मिक ध्रुवीकरण दिखाई पड़ेगा। जैसा दिल्ली में देखने को मिला, जैसे पश्चिम बंगाल में देखने को मिला कि धार्मिक उन्माद पैदा किया जाएगा। अलग अलग ट्विटर से, फेसबुक से संदेश आएंगे। बनारस में कल शुरुआत हो गई। वहां पे खबर आई कि संघ की शाखा पर किसी ने सुतली बम फेंके। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये बीजेपी ने फेंकवा दिए बम या बीजेपी की ही प्लानिंग होगी, लेकिन रणनीति का हिस्सा ये है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं उन धार्मिक भावनाओं का ज्वार फिर से पैदा किया जाए। फिर से लोगों को ये संदेशा दिया जा सके कि अगर आपके धार्मिक हितों की कोई रक्षा कर सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो अगर ये धार्मिक भावनाएं जब भड़कती हैं तो गांव देहात में जातिगत जो खांचे बने होते हैं वो टूटने लगते हैं। जब एक जाति के लोग पहले तो एक नेता को पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक आ जाता है कि ये हिंदू मुसलमान टाइप का माहौल बन गया, तो लोग जातियों को छोड़ के फिर धर्म के मुद्दे पे आ जाते हैं। कुछ जगह अनुभव हुआ है और कुछ जगह अनुभव इसके बिल्कुल विपरीत हुआ है। पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखेंगे तो दिल्ली और पश्चिम बंगाल से ज्यादा सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा कभी नहीं हुआ। दिल्ली में शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था। गृह मंत्री अमित शाह जी ने खुद अपने घर घर जाके हैंडबिल बांटे थे और कहा था, इतनी जोर से बटन दबाओ कि बटन यहां दबे और करंट शाहीन बाग लगे। मतलब शाहीन बाग में मुस्लिम प्रदर्शन कर रहे हैं तो इतनी जोर से दबाओ कि मुस्लिमों को करंट लगे। नतीजों ने बीजेपी की झाड़ू लगा दी और नतीजे बहुत ज्यादा खिलाफ गए भाजपा के। उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की इज्जत का सवाल था, नाक का सवाल था। मुझे लगता है कि बीजेपी ने शायद 3 सालों में इतनी ताकत कभी नहीं झोंकी, इतना पैसा, इतना सामर्थ्य, इतनी दम कहीं नहीं लगाया जितना बंगाल में लगाया। लेकिन बंगाल में भी ये सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण काम नहीं आया। ममता बनर्जी ने सप्तशती का पाठ किया, माँ दुर्गा का पाठ किया और हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई वहां नहीं बट पाई। उत्तर प्रदेश का चुनाव 4 महीने मोटा मोटा बचा है। सांप्रदायिक आधार पर चुनाव तेज किया जाएगा। मुझे आज ये पुख्ता हो गया
कि सांप्रदायिक आधार पर चुनाव तेज किया जाएगा। अब बात करते हैं कि अमित शाह जी ने ये क्यों कहा कि अगर 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो 2022 में योगी को मुख्यमंत्री बनाना है। दरअसल ये जो धार्मिकता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर ये राजनीति करनी है तो योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा मास्टरमाइंड बीजेपी के पास फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा नहीं है। वो विधानसभा में खुलेआम कह सकते हैं कि मैं ईद नहीं मनाता। वो हिंदुत्व के ब्रांड है, हिंदुत्व के प्रतीक हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं और हिंदुत्व के जो उग्र हिंदुत्व की बातें हैं वो करते हैं। वो बंगाल में भी करते हैं, वो हैदराबाद में भी करते हैं और बड़ा स्मूथली जब ओवैसी आता है तो ओवैसी चैलेंज देते हैं तो वो कि हम नहीं बनने देंगे, तो योगी आदित्यनाथ ओवैसी के चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब साफ है कि वो भी चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि ओवैसी आके मुसलमानों की बातें करे, तीखी बात करे और हिंदुत्व के नाम पर योगी आदित्यनाथ सामने आ जाए, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाए। ओबीसी को भले इतने मुसलमान उत्तर प्रदेश के भाव ना दें, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हमले करते हैं उससे हिंदुत्व में, उग्र हिंदुत्व के वो नायक बन के उभरे हैं। तो अमित शाह जी को ये बात समझ में आ गई कि जब चुनाव अगर मान लीजिए धर्म के आधार पर करना है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर करना है, तो योगी आदित्यनाथ के अलावा उनके पास कोई दूसरा नाम नहीं है। दूसरी बात उनको ये भी समझ में आ गई कि विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, तो ऐसे में फिर योगी आदित्यनाथ के नाम अलावा नाम नहीं है। मेरे एक बहुत पुख्ता संपर्क सूत्र ने मुझसे कहा कि एक बात और समझ में आ गई अमित शाह को कि शायद इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी जीत ना पाए, तो अगर नहीं जीतती है तो हार का ठीकरा फोड़ने के लिए भी योगी आदित्यनाथ से पुख्ता नाम कोई दूसरा नहीं है। कहा जाता है सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, पुरानी दुश्मनी भी नहीं बढ़ जाए और लाठी भी ना टूटे। अमित शाह जी जहां सोच रहे होते हैं वो कहते नहीं हैं, जो कहते हैं वो सोच नहीं रहे होते हैं। अमित शाह के इस बयान के बहुत लंबे अर्थ निकले जाएंगे। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले एक बार इन्वेस्टर मीट में उन्होंने कहा था, तब लोग समझ नहीं पाए थे ये योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ है या कटाक्ष है। उन्होंने कहा कि योगी जी को कोई अनुभव नहीं था प्रशासन का, सरकार चलाने का, मगर हमने योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। वो इनडायरेक्ट वे में कमेंट था और इनडायरेक्ट वे में बताने की तरकीब थी कि योगी जी आपको कुछ नहीं आता जाता था, तब भी हमने आपको मुख्यमंत्री बना दिया। अमित शाह के इन शब्दों के अर्थ निकालना आसान नहीं है। उन्होंने जिस भाव से कहा कि 2024 में मोदी को पीएम बनाना है तो योगी को सीएम बनाना है, मतलब योगी जी आप प्रधानमंत्री पद की कुर्सी की तरफ देखें भी नहीं, आप उत्तर प्रदेश तक सीमित रहें। आने वाले दिनों में अमित शाह के बयानों की समीक्षा की जाती रहेगी। हम भी आपको बताते रहेंगे कि अमित शाह की राजनीति, अमित शाह की रणनीति के क्या मतलब होते हैं। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ चैनल, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको सच सच, तीखी और खरी खरी और सच बात बताने की हिम्मत कर सकता है। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा, ये जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है आप इस पर व्हाट्सएप करिए, मैं आपसे संपर्क करूंगा। अगर संभव हो सके तो मेरी कुछ आर्थिक मदद करिए। मैं सरकारों से पैसा लेना नहीं चाहता, मैं आपके सहयोग से चैनल चलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।